नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। ज्ञानेश कुमार की बेटी को बचाने के लिए योगी मोदी शाह उतर चुके हैं। जी हां, ज्ञानेश कुमार की बेटी बुरी तरह फंस चुकी है। चारों तरफ से आफत आ गई है। ऐसे में योगी मोदी शाह ने मोर्चा संभाला है ज्ञानेश कुमार की बेटी को बचाने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार की बेटी के प्रति योगी मोदी शाह जो है वो इतनी निष्ठा क्यों दिखा रहे हैं। जी हां, पूरी दुनिया को जुटला दे रहे हैं सिर्फ ज्ञानेश कुमार की बेटी को सच्चा साबित कर। नोएडा युवराज मेहता का केस अब एक नए मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां एक और पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो नोएडा की ओर देख रहा है और नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, नोएडा के प्रशासन के ऊपर, नोएडा के डीएम के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतने हाईटेक शहर नोएडा में एक लड़के को नहीं बचा पाई पुलिस प्रशासन। 2 घंटे तक वो जीवित रहा और इंतजार करते रहे ये लोग, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। जी हां, अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। नोएडा की डीएम पर सवाल उठ रहे थे। नोएडा की डीएम मेधा रूपम, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। सवाल ये उठ रहे थे कि क्यों निलंबित नहीं किया जा रहा है मेधा रूपम को, क्यों सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर ही गाजगिरी है। असल सवाल यह था कि मेधा रूपम तो डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड है, क्योंकि जिले का जो जिलाधिकारी होता है वो हर जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड होता है। ऐसे में कई सवाल मेधा रूपम पर उठ रहे थे, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी मेधा रूपम को बचाने के लिए और पूरा मुद्दा ही मोड़ दिया। युवराज मेहता के एक्सीडेंट में पुलिस ने नीचता दिखाते हुए, प्रशासन ने नीचता दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि युवराज मेहता ने गुड़गांव में एक बार में बैठकर 3 घंटा शराब पी और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से उसकी मौत हुई। उसकी मौत पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं हुई। एक सेकंड। जी हाँ, जबकि सब लोग जानते हैं कि युवराज मेहता पानी में गिरने के बाद 2 घंटे तक जिंदा रहा। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो टॉर्च दिखा रहा है, उधर से मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। और एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान जो हैं वो पानी में उतर ही नहीं पा रहे। जिनको ट्रेनिंग दी गई है राहत आपदा बचाव की, वो पानी में उतर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास सामान नहीं है, उनके पास नाव नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। मतलब नोएडा जैसे शहर में ये सब चीजें नहीं है और इसका ध्यान नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट को रखना है, डीएम को रखना है, मेधा रूपम को रखना है, और ये सामान यहां पर मौजूद नहीं है। इसलिए उस इंजीनियर की जान नहीं बच पाई। और अब जब पूरा मामला, मीडिया ने पूरे मामले को खोलकर रख दिया और सारे सवाल अब डीएम से और प्रशासन से पूछे जाने लगे, तो पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया और बता दिया कि 3 घंटे बैठकर शराब पी, गाड़ी तेज चलाई, एक्सीडेंट हो गया। मैं मानता हूं कि शराब पीने से, गाड़ी तेज चलाने से उसका एक्सीडेंट हुआ, वो जाकर पानी के उस गड्ढे में गिरा, लेकिन बड़ा सवाल, वो इतना बड़ा पानी का गड्ढा वहां पर कैसे मौजूद था? नोएडा अथॉरिटी क्या कर रही थी? इस पर कोई जवाब नहीं देगा। क्यों बचाव कार्य नहीं हुआ? इस पर कोई जवाब नहीं देगा। क्यों नाव 2 घंटे तक इमरजेंसी सिचुएशन में जाम में फंस गई? उस पर कोई जवाब नहीं देगा। इस पर कोई जवाब नहीं देगा कि फायर ब्रिगेड वाले पानी में क्यों नहीं उतरे। इस पर कोई जवाब नहीं देगा कि एसडीआरएफ ने कुछ क्यों नहीं किया। इस पर कोई जवाब नहीं देगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने डिजास्टर मैनेजमेंट का सर्वे क्यों नहीं किया, देखा क्यों नहीं कि उनके जिले में, नोएडा जैसे जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट को संभालने की क्या स्थिति है। इस पर कोई जवाब नहीं देगा। सब के सब ये कह रहे हैं कि युवराज मेहता की जो मौत हुई है, और वो वीडियो जानबूझकर मीडिया में वायरल कराया गया, मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। सरकार, सत्ता, प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं, सब गैर जिम्मेदार हैं। जो अंधा टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स
जीएसटी, दुनिया भर का टैक्स लोग भर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सरकार प्रशासन किसी को नहीं बचाएगा। और आगे से सरकार का यह कहना है कि शराब पीकर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको बचाया नहीं जाएगा, अगर उसकी मौत होती है तो उसको बचाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस केस से तो साफ ही पता लग रहा है। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर सवाल मेधारूपम के ऊपर उठ रहे हैं, और मेधारूपम ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उसके ऊपर गाज ना गिरे इस वजह से पुलिस प्रशासन, सत्ता योगी मोदी शाह जो है वो सब बचाने के लिए कूद गए हैं मेधा रूपम को। जी हां, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का और ज्ञानेश कुमार का क्या रिश्ता है, कौन किसको सत्ता में लेकर आ रहा है, कौन एसआईआर करवा रहा है। ज्यादा बताने का कुछ नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हो। इसके अलावा ऋषिकेश में एक जगह पर कुछ मुस्लिम अपने घर पर नमाज पढ़ रहे थे, मदरसा था वहां पर, अपने घर पर 2-4 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। वहां पर तिलकधारी हिंदूवादियों की भीड़ पहुंचती है और नमाज पढ़ने से मना कर देती है। पता लगा कि वहां पर एक मदरसा है और हबीब जी जो है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, नॉर्मल ट्यूशन दे रहे हैं, और ऐसे में हिंदूवादियों की भीड़ भड़क जाती है, उनके कागज मांगने लगती है, पूछने लगती है कि यहां पर ये कैसे आ गए, मुस्लिम गांव में कैसे आ गए, जबकि मुसलमानों का गांव है। बाहर का मुसलमान कैसे आके यहां पर पूजा कर रहा है, बाहर का मुसलमान कैसे यहां पर आके नमाज पढ़ रहा है। मदरसे आते हैं, नमाज को पढ़ते हैं लोग, नमाज को पढ़े जाते हैं। बाहर के लोग क्यों आते हैं बताओ? बाहर के लोग क्यों आते हैं मदरसे में? लोगों को कितनी बार तो हमने आपको समझाया। नहीं, बाहर के लोगों को तो कितनी बार आपको मैंने बोला नहीं। मुकेश भाई देखो, ये बाहर के लोगों को कौन कौन को लग रहा है ये 34 साल के कि ये बिहार का व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ रह रहा 34 साल का है, लग रहे हैं 34 साल के ये। वो 34 के वो बताएंगे, 34 के। अरे तो आप पूछ क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं पूछ रहे? बताएंगे यार, एड्रेस भी देख लो ना। एड्रेस गंगा भोगपुर मल्ला, बिहार से आए, कितने साल पहले व्यक्ति जुबेर बोल रहा है, ये अभी ज्वालापुर से लाया था, मुझे भी ज्वालापुर से अभी लाया था, सत्यापन नहीं है, बिहार का व्यक्ति यहाँ का है वो। मेरी उम्र 45 साल है और इनकी 34 है, लगती है कि दोनों भाई खड़े हैं यहाँ। बताओ, मतलब ये आधार कार्ड फर्जी है? ये आधार कार्ड फर्जी है? अरे सुनो, इसके लिए जन्म, डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, जन्म प्रमाण पत्र दिया होगा, मूल निवास, स्थायी निवास दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, तभी तो बना होगा आधार कार्ड। तो कैसे प्रमाणित, कैसे बन गया? ज्वालापुर की आईडी है आपको कोई? ज्वालापुर की आईडी थी कोई? ज्वालापुर की आईडी, सुनो मेरी बात। हमारे वालिद साहब यहाँ उत्तराखंड में रहा करते थे, उत्तराखंड बनने से पहले। आपने कहा कि मेरी बात सुनो, आपने कहा कि बिहार से मेरी बात सुनो, जब आप सुनो यार बात, अरे तुम भी तो सुन रहे, तुम भी तो बोल रहे यार भाई, सुन लो, सारे अधिकारी माफी बन रहे हो। अरे तुम भी तो बोल रहे हो। या हाफिज जी बाहर से आके, ठीक है ना, यहाँ इनको किसने ऑथराइज किया है कि ये यहाँ पे टीचर बनेंगे? ये पहले बताओ। सत्यापन तुम बाद में मंगाना, पहले ये बताओ, तुम इस तरह से लड़कियों को छेड़ोगे, गलत बोलोगे क्या? एक ही महिला है, एक ही महिला है। आप एक बात बताइए, आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, अगर मैं अपने किसी परिचित के घर चला जाता हूं और वहां पर जाकर मैं सुबह के समय मंदिर के सामने उनके घर में पूजा करने लगता हूं, या फिर उनके गांव के किसी मंदिर पे जाकर पूजा करने लगता हूं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? और ऐसे मुझे कोई आकर कहे कि तुम यहां पूजा नहीं कर सकते, तुम इस गांव के नहीं हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं वहां पूजा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस गांव का नहीं हूं। वो मुस्लिम वहां पर नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो उस गांव के नहीं है, वो वहां रहने नहीं आए हैं, वो सिर्फ वहां पर अपने दोस्त के आए हुए थे, नमाज का समय वहां नमाज पढ़ने चले गए। इससे हिंदूवादी भड़क गए। मतलब हिंदूवादियों को मुसलमानों के अपने घर के भीतर, अपनी मस्जिद के भीतर भी नमाज पढ़ रहे से दिक्कत होता है कि मुस्लिम नमाज पढ़ ही क्यों रहा है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे भी दिक्कत है। तो क्या करेंगे ये हिंदूवादी? आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड की सरकार पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाई है। जी हाँ, लगातार पेपर लीक हुए हैं, लगातार वहां पर भर्तियों में धांधली हुई है, लगातार वहां पर बड़े बड़े खनन घोटाले हो रहे हैं, लगातार वहां पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और सबसे बड़ा मामला अंकिता भंडारी मामले, वहां की सरकार बैकफुट पर है, उसको पता है वो चुनाव हार रही है, और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी और उनके सब लोग जो है, मंदिर मस्जिद मजार जो है, वो इसी में लगे हुए हैं। उड़ीसा का एक और वीडियो है दोस्तों। उड़ीसा में एक फेरी वाला है जो सामान बेच रहा है, उससे जबरदस्ती एक हिंदूवादी जय श्री राम का नारा लगवा रहा है, और जय श्री राम का नारा लगवाकर उसको लगता है कि उसका धर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा।
मतलब एक व्यक्ति से आप जबरदस्ती नारा लगवा रहे। देश का संविधान उसको अधिकार देता है कि वो जो चाहे वो कहे, जो चाहे वो बोले। अगर वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा है तो तुम कौन होते हो उसको जबरदस्ती नारा लगवाने वाले? श्री राम तो जय श्री राम कहलो, हां जय श्री राम को ना काहे की कोई बार मुना जय काहे कोई बार तू काहे कोई बार मुना तो काहे की पठाना ला कहला ना भाई जय श्री राम को जिबु दल व्यापार एट कर परिबु से करिबु ना व्यापार खूब पारिबु तू बांग्लादेशी कौन को तू बांग्लादेशी तू बांग्लादेशी ना भाई बांग्लादेश तू हला अरे डुप्लीकेट कर काहे डुप्लीकेट का मु एबला बने देम 50 टा एबला बने देमी 50 टा बने देमी कत कथा कह दी कत कथा कह तो चढ़े मिनो लगनी अध्या तक ना जमा करना मार लो। लेकिन एक हिंदूवादी जो है वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो सामने वाले मुसलमान से नारा लगवा रहा है। मुसलमान अपने घर से साइकिल लेकर पैसा कमाने निकला है और हिंदूवादी सड़क पर खड़ा होकर ये बकवासबाजी, ये नफरत फैला रहा है। फ्लॉप गाना छोरा बनिया का बनाने के बाद कन्हैया मित्तल, जी हाँ, जिसकी गाड़ी की EMI शायद बाउंस हो गई है, जो कि अब जिसको जागरण में साउंड लगवाने का कमीशन नहीं मिल रहा है, अब वो योगी और शंकराचार्य के विवाद में कूद गया है। हमको पता है कि योगी सरकार लगातार किस तरीके से पेड पोस्ट करवाती है। कई लोग सोशल मीडिया पर जो अपने आप को गोदी मीडिया के खिलाफ एक बड़ा पत्रकार बताते हैं, वो भी योगी सरकार से पैसा लेकर पेड पोस्ट करते हैं। ऐसे में कन्हैया मित्तल का एक वीडियो आया है जिसमें कन्हैया मित्तल जो है वो खुलकर योगी के समर्थन में उतर गया और कह रहा है कि शंकराचार्य ने जो भी कुछ योगी आदित्यनाथ को कहा, मुगल हुमायूं का बेटा, बाबर का बेटा अकबर, जो भी कुछ कहा वो सब गलत कहा है। शंकराचार्य को मैं शंकराचार्य नहीं मानता। अब तुम्हारे मानने से क्या होता है भाई? हमको पता है कि तुम ये पोस्ट पेड पोस्ट देकर कर रहे हो। इससे पहले तुम कांग्रेस में टिकट लेने के लिए चले गए थे। इससे पहले तुम साउंड लगवाने का कमीशन खाते थे। तुमने फ्लॉप गाना बनाया, वो भी नहीं चला तुम्हारा। पता है तुम किस प्रवृत्ति के आदमी, तुम धार्मिक आदमी नहीं हो। तुमको पता, हमको पता है तुम किस तरीके से नफरत फैलाते हो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपके शिष्यों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। जिसने भी कार्य किया, चाहे वो हवलदार है, इंस्पेक्टर है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आपने जिनके लिए भी उल्टा सीधा बोला कि कमिश्नर रहने के लायक नहीं है सौम्या अग्रवाल, डीएम रहने के लायक नहीं है, गृह सचिव रहने के लायक नहीं है, चलता है, कोई बात नहीं, आपके मन में आक्रोश होगा। लेकिन आपने जो योगी आदित्यनाथ जी के लिखा है कि वो औरंगजेब हैं, हुमायूं हैं, मैं तो उन्हें संत मानता ही नहीं, तो आपसे मेरा निवेदन, आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ऑलरेडी ये चल रहा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, हो कि नहीं। पहले तो इसको आप खुद अपने आप सिद्ध करिए, फिर दूसरों को संत बनाना या ना बनाना शुरू करिए। मुझे परवाह नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता इस वीडियो के बाद। लेकिन आपने जो हमारे गुरु के लिए बोला है, गुरु के लिए सुनना सबसे बड़ा पाप है। और आपने जो उल्टी बात कही है कि वो औरंगजेब है या हुमायूं है, तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति जिसने अपना परिवार छोड़ा, संत का चोला ग्रहण किया, धर्म की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, उसके बाद सरकार ने उन्हें चुना कि आपको मुख्यमंत्री बनना, ना कि उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आपके जो तथाकथित नेताजी हैं, जिनके कहने पर आप ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बने और इन्होंने यूपी का उद्धार किया।